नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां पर कांग्रेस में टिकट को लेकर क्राइटेरिया तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नया पैमाना लाए हैं। सिर्फ पावरफुल प्रत्याशियों को ही टिकट देंगे। टिकट बंटवारे को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। बीजेपी गुंडागर्दी, लाठी और गोली चलाकर करती है बूथ कैप्चरिंग। बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबले के लिए मजबूत प्रत्याशी चाहिए। सच्चाई है, हमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में गुंडागर्दी, लाठी, गोली, बंदूकें चलाकर अवैध आक्रमण किया, तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडाई का जवाब दे सके। क्या पावरफुल और कमजोर आदमी अगर दौड़ करना है, अगर दौड़ में लपू झंडा हो तो 50 मीटर चलने वाला उसको सिपाही बना देंगे, आरक्षक बना देंगे। जो योग्य होगा, जो अनुभवी होगा, गुणवान होगा, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो। हम क्या ग्राम पंचायत का चुनाव थोड़ी है। भारतीय जनता का मुकाबला करने, गुंडई का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ, ताकत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता है। तो टिकट के बंटवारे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया है। नया क्राइटेरिया अब रहेगा। टिकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नया पैमाना रखा है। सिर्फ पावरफुल प्रत्याशियों को ही टिकट देंगे। टिकट बंटवारे को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने यह बड़ा बयान दिया है कि पावरफुल नेता ही अब रहेंगे। गुंडागर्दी, लाठी और गोली चलाकर बीजेपी जो है बूथ कैप्चरिंग करती है, और उसका जवाब देने के लिए मजबूत प्रत्याशी होना बहुत जरूरी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, नया क्राइटेरिया लेकर आई है अब कांग्रेस टिकट को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मजबूत पावरफुल नेता को ही टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो जो है नेता प्रतिपक्ष, उनके बयान से ऐसे मायने निकलकर सामने आ रहे हैं जैसे कोई रेसलर हो या फिर कुश्ती का मैदान हो, जहां पर हाइट, वेट और एक पावरफुल पहलवान के सामने दूसरे पहलवान को उतारा जाता है। उसी तरह से कांग्रेस भी चाह रही है कि वैसे ही जो विपक्षी दल के जो है नेता तैयार किए जाएं। जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहुबल से मजबूत है तो उसके सामने बाहुबली को पेश किया जाएगा, कोई धनबल से मजबूत है तो उसके सामने धनबल वाला नेता पेश किया जाएगा। तो ये कोई क्राइटेरिया जो कांग्रेस लेकर आई है, अब देखते हैं इसमें कितने प्रत्याशी फिट बैठ पाते हैं। मगर जनता सिर्फ उसी जो है नेता को चयन करेगी जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और जनता के बीच पैठ बनाने वाला हो। उसे धनबल या बाहुबल वाले नेता की जरूरत नहीं है। मगर कांग्रेस के क्राइटेरिया में अब ऐसे कौन से नेता फिट बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऋतु, ठीक, लौटती हूँ आपके पास। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कांग्रेस से कि अब जो है पावरफुल नेता जो होंगे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। आप किस तरह देखते हैं क्राइटेरिया तैयार जो किया गया है कांग्रेस का? देखिए, फिर से इशारा है, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले गोविंद सिंह जी ने मुख्यमंत्री के चेहरे पे कहा था कि अभी तय नहीं किया है, क्योंकि अब पता नहीं कमलनाथ जी उसको जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या बनता है उस पे। और शायद उसी को दोहराने का एक नया तरीका है कि पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, अच्छा कैंडिडेट, उनका इशारा शायद उसी ओर है। और ये जो जूतम बाजार की स्थिति है मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, एक तरफ कमलनाथ जी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने में लगे हुए हैं, जिसका भाव कांग्रेस के किसी भी नेता में उत्पन्न नहीं हो रहा। ना गोविंद सिंह जी में हो पा रहा है, ना अजय सिंह राहुल भैया में हो पा रहा है, ना अरुण यादव जी में हो रहा है, ना जीतू पटवारी जी में हो पा रहा है, ना कांतिलाल भूरिया जी में हो पा रहा है। तो ये उसी कड़ी का मुझे लगता है कि एक प्रकार का एक्सटेंशन है। आप इसको नए किसी कैंडिडेट या पुराने किसी से जोड़कर मत देखिए, सीधा सीधा कमलनाथ जी पे हमला है। गोविंद सिंह जी को लगता है कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, उनकी जगह किसी और को प्रोजेक्ट करना चाहिए, किसी और को चुनाव लड़वाना चाहिए, किसी और को विधायकी की टिकट मिलनी चाहिए। ये उसी की लड़ाई है, क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं कि जहां पर
दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, वो अपने 3-4 टिकट बांट कर आ चुके हैं उन सम्मेलनों में। जहां पर पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सज्जन सिंह जा रहे हैं तो वो वहां पर पुण्यतिथि के कार्यक्रम में टिकट बांट कर आ जाते हैं। कमलनाथ जी के अपना राग अपनी ढपली है, उसी प्रकार से बाकी लोगों की है। तो बहुत स्पष्ट है कि ये आपसी खींचतान है, ये किसी प्रकार की रणनीति नहीं है। जी जी, पर उनका ये कहना है कि रणनीति तो ऐसी है कि जिस तरह से बीजेपी चलती है, बूथ कैप्चरिंग करती है, लाठी डंडे चलाती है, गोली चलाती है, हमें भी उसी हिसाब से अब कैंडिडेट रखने होंगे। मतलब कुल मिलाकर निशाना साधा गया है कि बीजेपी की छवि रावण से तुलना की गई है यहाँ पर। देखिए, इमरजेंसी लगाने वालों की मानसिकता यही होती है, तो जैसी नजर वैसे नजारे, इसीलिए उन्हें लगता है, क्योंकि इनने आजीवन यही किया होगा। पर सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में अभी जहां सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, क्या कहेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह, बूथ कैप्चरिंग करी, गुंडागर्दी करी, बंदूकें चलाई, वोट खरीदे या फिर ईवीएम फेलती। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कांग्रेस पार्टी के दोगले चरित्र पर अब जनता भी बहुत विश्वास नहीं करती। और मुझे लगता है कि जब इतने वरिष्ठ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कांग्रेस के, तो मीडिया को भी वो तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उसका कारण ये है। लौटूंगी नेहा जी आपके पास। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब मजबूत जो होगा नेता, उससे ही टिकट मिलेगा, मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ सके। तो अब कैटेगरी तय की गई है, क्या लगता है आपको, कैटेगरी से वाकई फायदा होने वाला है क्या? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं, ये तो स्पष्ट है कि भाजपा को जनता नकार चुकी है। अब भाजपा धन बल, बाहुबल, सत्ता बल और प्रशासनिक बल का दुरुपयोग करके किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के षड्यंत्रों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश को मजबूती से लड़ भी सकेंगे और भाजपा की साजिश सफल नहीं होने देंगे। भाजपा को पता है, इसी तरह से हमने कर्नाटक में भी उन्हें किनारे कर दिया और मध्य प्रदेश में तो भाजपा 50 सीटें भी नहीं ला पाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिन समाप्त हो गए। भाजपा के झूठ बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता में भाजपा की कलई खुल चुकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। नेहा जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जितेंद्र लगातार जुड़े हुए थे। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 का खास प्रोग्राम चल रहा है, प्रतिभा और संभावनाओं का समागम ये कार्यक्रम है, जहां पर ओपन माइक ये कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है। कई मंत्री यहाँ पर, कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, मोहम्मद अकबर भी पहुंचे हैं। आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मैं पहली बार 1998 में विधायक बना। उस समय माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। मेरा विभाग था अटैच टू सीएम। जोगी जी के बारे में आप सभी को मालूम है कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और कलेक्टर भी थे, एसपी भी थे और वो एलएलएम भी थे और इंजीनियर भी थे। अब उनका जो कामकाज करने का तरीका था कि किस तरीके से किस काम को कैसे कराना है, अटैच टू सीएम होने के कारण बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और उसके बाद से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होती कि कहां से कौन सा काम हो सकता है। उन बारीकियों को पकड़ के अधिक से अधिक विकास का काम होना चाहिए। अब एक बात और भी होती है कि जनता की तरफ से मान लो 10 काम बताया गया, कभी 1 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 10 हो गया, कभी 1 भी नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई आपके पास आए तो आप कम से कम प्रेम पूर्वक बात करिए, सम्मान से बात करिए, बैठने के लिए बोल दीजिए। उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए प्रयास ईमानदारी से किया, भले मेरा काम नहीं हुआ। तो इसको यदि हम पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपने काम की बात की, ऑनलाइन वाली की तो बात हमने कर ली। एक और जो स्कीम थी कि हाथी नहीं जाएंगे अंदर, बाहर रख देंगे हम धान, वो आइडिया हाथियों को ही पसंद नहीं आया। बिल्कुल सही कहना है आपका। छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों के बारे में जो विचार रखती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व 3, सेमरसोत, बादलखोल, तमोर पिंगला, ये 3 एलिफेंट रिजर्व थे। उसके बाद 2008 में भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली लेमरू हाथी रिजर्व बनाने के लिए 452 वर्ग किलोमीटर। 2008 से लेकर 2018 10 साल तक सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी इसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। कारण ये था कि उसके पूरे नीचे कोयले की खदानें हैं।
और तत्कालीन सरकार कोयले की खदानों को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 452 वर्ग किलोमीटर का हमने दोबारा सर्वे कराया और हमको ये लगा कि हाथियों के लिए ये जो यहाँ का जो जलवायु है और जो परिस्थितियाँ हाथियों के अनुकूल है, तो सर्वे करने के बाद हमने उसको बढ़ाकर 452 से 1995 वर्ग किलोमीटर किया और 39 कोयले की खदान छोड़े हैं। उसके बाद जाके वो एलिफेंट रिजर्व हमने घोषित किया है। तो ये सरकार की सोच एलिफेंट के प्रति वो आपके सामने। तो फिर वो जो धान बाहर रखने वाला आइडिया था वो नहीं आया, तो उसके आगे का प्लान क्या है फिर? ये जो धान बाहर रखने वाला हमारा आइडिया था, जिस समय ये प्रारंभ किया गया तो हम लोगों ने ये कहा कि ये एक प्रयोग है, ये सफल भी हो सकता है, ये असफल भी हो सकता है। फिर जब हाथियों का दल जाता है तो घरों को तोड़कर धान बाहर निकाल के और उनको खाते हैं, लेकिन जिस समय हमने खुद उनको सामने रख दिए तो जब दल आया उनको लगा कि अब तक तो निकाल के खाना पड़ता था, क्योंकि वो वेरी इंटेलिजेंट एनिमल उनको कहा जाता है। वो उन्होंने पूरा राउंड मार के देखे लेकिन खाए नहीं। उनको लगा कि इसमें कुछ षड्यंत्र है और इसलिए वो आगे बढ़ गए। तो ये हमारा फेल हो गया है। चुनावी साल है, प्रयोग की आप बात कर रहे हैं, प्रयोग सफल भी होता है असफल भी होता है। चुनाव में कौन सा प्रयोग अब होने वाला है? ये पूरे 5 साल में प्रयोग ही चला है। इसके पहले हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले चुनाव में 2018 के पहले कहा था कि 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदी हम करेंगे। पूरे देश में कहीं दर नहीं है। अब 2019 में जो धान खरीदी हुई उसका सीधे चेक 2500 रुपये प्रति क्विंटल में दिया गया। उसके बाद जब 2020 में धान खरीदी की नौबत आई तो भारत सरकार से चिट्ठी आई, यदि समर्थन मूल्य से अधिक आप कीमत देंगे तो हम आपका जो सेंट्रल पूल में चावल जमा होता है वो नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण सब गए और केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से मुलाकात हुआ, बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं माने। तब मंत्रिमंडल के हमारे कुछ सदस्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठ के तय किए कि हमारा वायदा कांग्रेस का 2500 रुपये प्रति क्विंटल है और भारत सरकार की तरफ से अड़ंगा है, लेकिन हमको तो देना है। तब हमने नई योजना बनाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदते समय समर्थन मूल्य से चेक 3 से 4 दिनों के भीतर, बाद में 9,000 रुपया प्रति एकड़। जब आप अंतर की राशि 2500 का जब मिलान करेंगे तो 2500 रुपये पूरा होता है। अब ये 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला देते हैं 21 मई को, दूसरा 20 अगस्त राजीव जी के जन्म दिवस पर, तीसरा हम देते हैं 1 नवंबर जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना, और चौथा साल के अंत 31 मार्च। तो इस तरीके से वायदा पूरा करते हुए लगातार ये पूरे देश में पहला राज्य है जो 2500 रुपये के हिसाब से लगातार भुगतान कर रहा है। अब आपको पूरा भरोसा है कि सरकार वापस आएगी? बिल्कुल। वजह? काम भरोसे का सम्मेलन किस लिए है? आपने लगातार अपनी उपलब्धियां तो गिनवा दी और कई ऐसी स्कीम्स हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। कोई कमी महसूस हो रही है आपको कि अभी किसी एक क्षेत्र में आपको जोर देने की जरूरत है आपके अपने डिपार्टमेंट में? देखिए, ऐसा है कि किसानों के लिए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, जिनके पास जमीन है उनका ये योजना। अब छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। जिनके पास कोई जमीन नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, 4,95,000 लोग हैं, 7,000 रुपया सालाना देते हैं। अब आइए भारत सरकार की तरफ। भारत सरकार में 3 किस्तों में, 4 किस्तों में 2-2 हज़ार, हर 4 महीने में 2,000, तो 4 दिया 12, 6,000 रुपया खातेदार किसानों को दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ की सरकार जो खाता, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, उनको 7,000 दिया जाता है। किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना, उसमें भरपूर पैसा मिल रहा है। लेकिन जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कहीं कोई पूरे देश में किसी के पास योजना नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के पास है, और वो 7,000 रुपया देते। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के निशाने पर फिर से आरएसएस आया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है आरएसएस की तुलना रावण से। संघ को बताया है षड्यंत्रकारी संगठन। रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो हम पहले ही कहते रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं और इनके तमाम बेटे हैं। रावण के तो 100 थे, इनके तो 150-200 हैं आरएसएस के। और आरएसएस का नाम मैं शुरू से ही कहता हूँ,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, जो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती के परिजनों ने अपनी ही जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि लड़की ने अपनी पसंद से एक मुस्लिम लड़के से लव मैरिज की थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बेटी के शोक संदेश के कार्ड छपवाकर उसे मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इस शोक संदेश में परिवार ने बेटी को कुपुत्री और नरकवासी बता दिया। जानकारी के मुताबिक युवती ने इसी साल जनवरी में मुस्लिम युवक से शादी की थी, जिसकी जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बेटी के जिंदा होने के बाद भी शोक संदेश अखबार में छपवा दिया गया है, क्या है पूरा माजरा, बताइए। जी बिल्कुल ऋतु, ये पूरा मामला जो है ये एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली ब्राह्मण परिवार की बेटी से जुड़ा है, जिसने 4 जनवरी 2023 को लड़के से शादी कर ली थी। अयाज नाम का एक लड़का है जिससे उसका परिचय हुआ, दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। और हाल ही में अभी जून में 2 जून को परिवार वालों को पता चला कि बेटी घर से जा चुकी है और उसने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है और 7 जून को उनकी कोर्ट मैरिज होने वाली है। जब ये जानकारी मिली तो परिवार वालों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि बेटी को बहला फुसला करके अयाज ने उससे शादी की है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली और उसके बाद में आज उसका पिंडदान कर दिया है। यानी जीवित व्यक्ति का पिंडदान बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सनातन संस्कृति में जीवित व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, मरने के बाद ही उसका पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। लेकिन यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए वक्त हो चला है